नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आजकल में आज हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में। जी हाँ, ये फैसला है रिहेबिलिटेशन और एक तरह से जो दोस्तों जिसको पुनर्वास कह दिया जाता है और कंपनसेशन यानी मुआवजे के बारे में। जी हाँ, जब जमीन का अधिग्रहण होता है और उसका रीज़न क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है कि कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट लग रहा हो या फिर कोई पब्लिक प्रोजेक्ट जो है वो लग रहा हो, यानी कोई मेट्रो निकल रही है या फिर कहीं पर कोई और चीज़ें बन रही हैं, कोई ब्रिज बन रहा है या कुछ बन रहा है या एयरपोर्ट बन रहा है। तो उसकी वजह से जो भी ज़मीनें जो उसके बीच में किसी की भी जो ज़मीन आएगी तो उसका जो अधिग्रहण होगा तो उससे रिलेटेड है ये दोस्तों ये जो केस है। यानी कि गवर्नमेंट ने इसमें मतलब कि गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया हुआ है, 2013 में ये एक्ट आया था और दोस्तों उसके अनुसार ये प्रक्रिया होती है। लेकिन इसमें राइट टू लाइफ और जो है संपत्ति का अधिकार जो एक तरह से आर्टिकल 300A में आता है, तो वो किस तरह से इससे संबंधित है तो ये भी देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि वो केस तो था दोस्तों वो पहले एक तरह से हरियाणा में, मतलब जो हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वहाँ पर वो गया था, जहाँ पर फैसला अलग लिया गया था। यानी कि जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो उसकी एक पुनर्वास स्कीम हुआ करती थी, उसके अनुसार उसमें एक तरह से पुनर्वास मांगा गया था और जो है मुआवजा दोनों ही मांगे गए थे। उसमें जो पुनर्वास नहीं दिया गया है ना, उस योजना के अनुसार उन्हें पुनर्वास नहीं दिया गया, रिहेबिलिटेशन नहीं दिया गया, है ना। यानी कि एक मकान उन्हें चाहिए था, वो नहीं मिला तो वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे दोस्तों, यानी कि जो हरियाणा जो हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको क्या कर दिया गया, उसको बदला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रिहेबिलिटेशन है, जो पुनर्वास है, वो मौलिक अधिकार नहीं है। क्योंकि ये जो है ये मामला एक मौलिक अधिकार की तरह उसको दिखा रहा था कि भाई क्या ये मतलब एक मौलिक अधिकार का हमारा हनन हो रहा है। जो याचिका करता है उन्होंने यही बोला है कि आर्टिकल 21 जो है और दूसरा जो है दोस्तों 300A यानी कि राइट टू लाइफ और साथ में राइट टू प्रॉपर्टी जो है, तो उसका एक तरह से हनन हो रहा है और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट कुछ आगे दिशा निर्देश दे। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इसके अंतर्गत कि ये जो है जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा गया है ये सारा देखते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला पुनर्वास जो है, पुनर्वास जीवन के अधिकार में नहीं आता, लेकिन एक जो है एक फेयर कंपनसेशन यानी कि जिसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, यानी कि राइट टू शेल्टर जो है दोस्तों, क्योंकि पहले भी कुछ केसेस आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको जो मतलब कि किसी की प्रॉपर्टी अगर छीनी जाती है, किसी का आजीविका का अधिकार अगर छीना जाता है या किसी का शेल्टर जो है वो छीना जाता है, आश्रय छीना जाता है, तो उसको जीवन का अधिकार का हनन माना है। तो दोस्तों इसमें जो है कोर्ट ने इसकी एक तरह से इसको डिफाइन किया है अच्छे से कि क्या चीजें मौलिक अधिकार में आती हैं और क्या मौलिक अधिकार में नहीं आती हैं। तो इसको समझते हैं दोस्तों। यानी कि याचिकाकर्ता ने क्या बोला कि भाई जो है आर्टिकल 21 मतलब उसका एक तरह से हनन हो रहा है, दूसरा आर्टिकल 300A तो उसका हनन उन्होंने बताया। अगर जमीन ले ली गई, मतलब याचिकाकर्ता का कहना है जमीन तो ले ली गई लेकिन रहने का ठिकाना नहीं दिया गया, तो मेरा एक तरह से आजीविका का अधिकार और मेरा जीवन का अधिकार वो हो रहा है, इससे है ना इम्पैक्ट हो रहा है। और दूसरा 300A का क्यों बताया गया, उसने बोला कि जो जमीन जो ली गई है, जो मुआवजा जो दिया गया है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं दिया गया, यानी कि जमीन का अधिग्रहण कानून के प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ, इसलिए 300A का उल्लंघन भी इसे उसने बताया। तो अब इसमें एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट देता है कि क्यों, मतलब जो कंपनसेशन जो है एक फेयर कंपनसेशन तो मिलना चाहिए, है ना, लेकिन पुनर्वास जो है वो सरकार दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, वो नीतिगत मामला है, उसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत आप कोर्ट में ना लाएं। यानी कि आप उसमें ये बता सकते हैं कि भाई कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, यानी कि जो जैसे कि इसमें एक कानून भी है दोस्तों, जो एक्ट जो है हम उसकी बात भी करेंगे, जो है एक तरह से
लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट जो है, जो 2013 का है, उसकी भी हम बात करेंगे, उसके प्रावधान क्या क्या हैं। लेकिन वो जो प्रावधान है उस एक्ट के अंतर्गत हैं, यानी कि वो कानून का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये क्लैरिफाई किया है कि जीवन का अधिकार तो है, मतलब जो एक तरह से मौलिक अधिकार में आएगा, लेकिन जो रिहेबिलिटेशन वाला अधिकार है तो वो उसमें नहीं आएगा। और हाँ, ये भी कहा है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी का इस तरह से हो रहा है कि भाई उसकी जीविका जो है प्रभावित हो रही है, या फिर वो एकदम गरीबी में चला जाएगा उसकी ज़मीन वो जाने पर, तो उसमें सरकार को ये करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इसके लिए कोई भी नागरिक जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताकर नहीं जा सकता कोर्ट, जब तक उसको फेयर कंपनसेशन मिल रहा है। यानी कि अगर फेयर कंपनसेशन दिया जा रहा है तो आप जाकर ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे पैसे के साथ साथ मेरे को घर भी दो, यानी कि मेरे को एक मकान भी चाहिए साथ में, या नौकरी भी चाहिए साथ में, तो वो नहीं कह सकते। यानी आपकी जमीन के बदले जो मुआवजा है अगर दे दिया गया तो उसको एक तरह से मतलब आप फिर उसको फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं बता सकते। तो ये क्लैरिफाई किया है। तो दोस्तों इसमें कंपनसेशन हो गया और जो है जो रिहेबिलिटेशन हो गया, तो दोनों में ये डिफरेंस है कि कंपनसेशन के अंतर्गत किसी की जमीन ली जाती है तो उसका मुआवजा दिया जाता है, लेकिन दोस्तों रिहेबिलिटेशन में उसको पैसे के साथ साथ क्या किया जाता है कि जैसे कुछ स्कीम्स होते हैं दोस्तों, जिसमें हम बात किया करते हैं कि भाई उसके साथ साथ गवर्नमेंट उन्हें एक मकान देगी कहीं पर, यानी उन्हें बसाएगी, और साथ में एक तरह से उन्हें नौकरी देगी परिवार के एक सदस्य को। तो दोस्तों इसके लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये भाई ये मौलिक अधिकार में नहीं आता, सरकार ये कर सकती है, यानी अपनी नीति के अंतर्गत नीति बना सकती है, स्कीम बना सकती है। और दोस्तों ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इस वजह से बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि कुछ स्टेट क्या करते हैं कि वो कुछ लोक लुभावन इस तरह की स्कीम बना लेते हैं कि भाई ये जमीन अधिग्रहण होगी तो एक एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, या फिर इस तरह से कोई जो है मकान मिलेगा बना हुआ उन्हें शहर में या कहीं पर। तो उसकी वजह से जो है कंफ्यूजन होता है और इस वजह से लिटिगेशन जो है बढ़ते हैं, है ना। तो एक जो है एक ऐसी वो होनी चाहिए, यानी कि जो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसमें तो ये चीजें डिफाइन की गई हैं कि क्या क्या किया जाएगा और क्या क्या नहीं किया जाएगा, है ना। तो हम देखते हैं उस एक्ट के बारे में भी दोस्तों। तो इसमें जो है जैसे कि कुछ ऐतिहासिक फैसले भी आए थे जब, जिसमें एक क्लैरिफाई किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ओल्गा टेलिस केस था एक, जो फुटपाथ वासियों के जीवन यापन के अधिकार को, यानी कि जीवन का अधिकार माना था, और उसको एक तरह से आर्टिकल 21 में, यानी राइट टू लाइवलीहुड जो है, जो फुटपाथ पर एक तरह से वो रहते हैं लोग या फिर अपनी आजीविका चलाते हैं, तो उसको राइट टू लाइफ में एक तरह से माना था, है ना। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो उसमें जो है विकास के साथ पुनर्वास तो हो, यानी विकास डेवलपमेंट जो हो रहा है जिसके लिए जमीनें ली जा रही हैं, तो उसके साथ साथ जो है पुनर्वास हो, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, तब भी ये बोला था। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के टाइम पर भी जो लिटिगेशन आए थे तो तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि मौलिक अधिकार नहीं है जो पुनर्वास है ना। फिर चमेली सिंह केस आया था 1996 में, तो जो शेल्टर है यानी कि किसी का जो घर है तो उसको जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है, क्योंकि आर्टिकल 21 की जो परिभाषा है ना दोस्तों, तो वो एक तरह से उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं बाद में, जैसे कि सिर्फ जीवन का अधिकार नहीं, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, है ना। तो इस तरह से उसको एक्सपेंड किया गया है काफी, और उसमें जो एक तरह से अच्छे पर्यावरण में रहने का अधिकार, फिर हवा जो है वो साफ हो उसका अधिकार, तो ये जो है ये सब इसी के दायरे में आते हैं आर्टिकल 21 के, है ना। तो राइट टू शेल्टर भी इसी में आता है, लेकिन राइट टू शेल्टर का मतलब ये नहीं है कि एक फेयर कंपनसेशन के बाद भी जाकर एक तरह से गवर्नमेंट से रिहेबिलिटेशन के लिए हम गुहार लगा सकें या बोल सकें कि भाई आपने जमीन ली है तो हमें इक्वल इस तरह की जमीन भी चाहिए, कंपनसेशन भी चाहिए और नौकरी भी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में ये क्लैरिफाई कर दिया है। तो दोस्तों इसके जो है काफी इम्प्लीकेशन इसके होने वाले हैं। तो 2013 का जो एक्ट है दोस्तों उसको समझ लेते हैं कि उसमें क्या आता है, कि भाई क्या चीजें गवर्नमेंट ने रखी हैं इसके अंतर्गत। तो राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013 का ये एक्ट है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो है
पुनर्वास इसमें अनिवार्य किया गया था। देखो ये एक्ट में है, यानी कि कानून में ये है, लेकिन फंडामेंटल राइट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो कहा है कि कानून की जो प्रक्रिया है तो उससे मतलब कि उसके अंतर्गत आप आ सकते हो, कानून का उल्लंघन हो रहा है तो आप आ सकते हो कोर्ट, लेकिन आप उसको ये कहकर नहीं आ सकते कि मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है कि भाई अधिग्रहित लोगों को एक तरह से बसाना, तो एक तरह से ये होगा इसमें जो कहा गया था। फिर 80-70% सहमति क्या थी, अगर प्राइवेट प्रोजेक्ट है, कोई प्राइवेट कंपनी वहां पर लग रही है या फिर कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट लगा रही है, कोई जो है ना प्राइवेट एंटिटी, तो उसको 80% जो मकान वहां पे जो है मतलब कि जो जमीन के मालिक हैं दोस्तों, उनकी 80% लोगों की एक तरह से सहमति लेनी होगी। लेकिन दोस्तों इसमें जो है जो एक गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती हैं, यानी पीपीपी टाइप हो गई या फिर जो मतलब कि कॉम्बिनेशन में होती हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो परियोजनाएं होती हैं, तो उनके लिए 70% सहमति, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है ना, तो उसके लिए 70% जो वहां के जमीन के मालिक है उनकी 70% लोग उनमें से सहमत होने चाहिए। ठीक है, तो ये कहती है, ये वाला जो कानून है ये कहता है। फिर उचित मुआवजा, तो इसमें बोला गया है अगर ग्रामीण क्षेत्र में जमीन है तो 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। 4 गुना यानी कि उसकी जो भी उसकी मार्केट वैल्यू है उस टाइम पर जमीन की, उसका 4 गुना मिलेगा। लेकिन अगर जो है दोस्तों अगर शहर में है तो उसका 2 गुना मुआवजा ही दिया जाता है। तो ये जो है इस कानून में आते हैं। फिर आगे जो है इसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया जाना चाहिए। अब ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, यानी कि जिस जमीन का अधिग्रहण होगा उस अधिग्रहण के बाद वहां पे क्या आजीविका उन लोगों की मतलब कि वो हो जाएगी, इम्पैक्ट होगी, है ना। कुछ लोगों की आजीविका उस जमीन से जुड़ी होती है, जैसे कि दोस्तों किसान होते हैं, वो खेती कर रहे हैं कहीं पर और उनकी जमीन अगर ले ली जाए तो उनकी आजीविका वो क्या करेंगे, फिर अगर उन्हें पैसा दे भी दिया जाए तो वो उनमें इतनी मतलब कि स्टार्टिंग में क्योंकि उनको नहीं अभी पता है कि बिजनेस कैसे करना है, तो उनके पैसे जो है वो या तो वेस्ट कर देंगे कई बार, है ना। कुछ महंगी चीजें, ऐसी चीजें खरीद लेंगे जिनकी अभी उन्हें जरूरत नहीं थी, बस लग्जरी आइटम जैसे कार खरीद लेना, है ना, मुआवजे वाली जो धनराशि आए या फिर बड़े घर खरीद लेना। तो दोस्तों इसमें जो है ये चीजें जो है एक तरह से देखनी होंगी, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना होगा। कोई सांस्कृतिक जो वहां पर उन्होंने जहां भी लोग रहा करते हैं तो एक सांस्कृतिक वो बन जाता है, उनका कुछ कल्चरल चीजों को वो प्रिजर्व करते हैं और अपनी जो कल्चर है तो उसको फॉलो करते हैं, है ना, तो वो कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए, तो ये भी उसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ही होगा। फिर पर्यावरण को कोई हानि ना हो, है ना, तो ये सारा जो है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी है किसी भी इस तरह के अधिग्रहण से पहले। फिर दोस्तों इसमें खेती की जमीन की रक्षा, सेफ गार्ड फॉर एग्रीकल्चर लैंड, तो ऐसी जमीन जो एक तरह से मतलब अच्छे से इरिगेशन भी वहां पर है और ऊपर से उसमें बहुत सारी फसलें हो रही हैं, है ना, तो मल्टी क्रॉप्स वहां पर हो रहे हैं, तो ऐसी जमीन के अधिग्रहण से भी एक तरह से क्या किया जाएगा कि बहुत ही मतलब कि बचा जाएगा ऐसे उससे भी, और उस पर मतलब रेस्ट्रिक्शन है एक तरह से, और वो बिल्कुल ही अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई हाँ करना ही होगा कुछ, जैसे कि कोई भाई मेट्रो वहां से निकलेगी या फिर कोई ट्रेन की जो है पटरी या समथिंग कुछ बनेगा वहां पर, तो ऐसी ही सिचुएशन में और उसका जो है फिर मुआवजा या जो भी होगा वो मतलब गवर्नमेंट केस टू केस डिसाइड करेगी उस पे, ठीक है। तो उस पे भी एक तरह से क्या है रेस्ट्रिक्शन है उस जमीन को एक्वायर करने पर भी। आगे आदिवासी सुरक्षा, तो ट्राइबल्स जो जहां पर रहते हैं तो दोस्तों उनकी जो है वो नेचर से कनेक्टेड होते हैं, फिर उनकी अपनी संस्कृति अपने कस्टम्स होते हैं, तो वो प्रभावित ना हो, तो इस पर भी एक तरह से जो है ये एक तरह से इससे बचने के लिए विशेष प्रावधान, मतलब इन चीजों के लिए विशेष प्रावधान है ना, जो सेम जो प्रावधान जो दूसरी जमीन के लिए बने हुए हैं उनसे अलग प्रावधान इनके लिए बनेंगे, है ना। तो दोस्तों इसमें जो है आगे सरकार की नीति, आगे क्या होगा, जो ये जो केस आया है तो इसमें क्या हो जाएगा कि भाई क्या वो रहेगा, ऑप्शन क्या रहेगा, अगर किसी को लगता है फेयर कंपनसेशन नहीं मिला और दोस्तों रिहेबिलिटेशन नहीं किया गया तो वो क्या कर सकता है, क्योंकि नीति पर निर्भरता फिर हो गई ना, जो ये एक्ट का पालन गवर्नमेंट करे या ना करे, है ना, तो फिर तो ये हो गया क्योंकि मौलिक अधिकार नहीं रह गया है ना। तो दोस्तों इसमें कोर्ट से जबरदस्ती पुनर्वास नहीं मांग सकते, कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि भाई हम इन पैसों का क्या करें, हमें तो घर चाहिए जो हमारा ले लिया गया है, या फिर हमें तो खेती वाली
जमीन चाहिए, है ना। तो इसमें जो है विस्थापित लोग न्यायिक रास्ते से एक तरह से बाहर हो जाएंगे, है ना। भाई जिनका घर छीन लिया गया है, तो ये भी एक तरह से इसका इम्प्लीकेशन होगा। तो हमें दोनों ही चीजें देखनी है कि इसका जो है, इसकी मतलब क्या इम्पैक्ट क्या इसका पड़ेगा, और जो है एक तो क्लैरिफिकेशन इस पे मिल गया है तो ये ठीक है ना। उसके बाद हमें इसका इम्पैक्ट भी देखना होगा। अब जिन लोगों को ये लगता है कि हमारे साथ जाती हुई है, तो वो करेंगे क्या, उनके पास ऑप्शन क्या रहेगा। तो ऑप्शन दोस्तों, एक तो सरकार की नीति पर ही निर्भरता, जो सरकार ने मैकेनिज्म बनाए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा, है ना। तो आगे जो है दोस्तों, इसमें मतलब कि ये देखने को मिलेगा कि भाई, क्योंकि कई बार जो है गवर्नमेंट फेयर कंपनसेशन नहीं दे रही होती है। जैसे कि कोई परियोजना लगने वाली थी या लगाई गई, तो जो है वो टाइम पर लगी ही नहीं, है ना, देर हो गई, या फिर उसमें खर्चा ज्यादा बढ़ गया, फिर कंपनसेशन के लिए पैसा ही उनके पास कम बचा। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं। तो उनके लिए कानून के अंतर्गत, मतलब कि कानून के उल्लंघन को लेकर जा सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर स्कीम किसी स्टेट ने चलाई कि जो ये जमीन ली जाएगी किसी मतलब चीज को डेवलप करने के लिए, तो इस जमीन को जो है मतलब कि इसके साथ साथ भाई घर दिया जाएगा या नौकरी दी जाएगी। अगर वो नहीं दी गई तो उस स्कीम का उल्लंघन करके जाया जाएगा कोर्ट में। लेकिन कोर्ट में ये कह के नहीं जा सकते कि भाई मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो दोस्तों, मुद्दा आजकल देखते रहिए। हम फिर मतलब फिर से एक और नए मुद्दे के साथ आएंगे जो भी न्यूज़ में होगा। नमस्ते दोस्तों।